हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा। आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ट्रांसलेशन के नियम हैं, उनकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को बड़े ढंग से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, और यदि गौर से सुनेंगे और अंत तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो कठिनाई आपको अभी तक आ रही होंगी, मुझे लगता है और मैं सोचता हूं कि आपकी उन कठिनाइयों को मैं दूर कर पाने में सफल हो पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा चैनल है जिसका नाम है फेयर इंग्लिश क्लासेस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखिए, इसमें थोड़ी सी हमारी भ्रांतियाँ होती हैं। बहुत ही आसान सी बात होती है, लेकिन हम इसमें बहुत थोड़ी चूक करते हैं, थोड़ी गलतियां कर जाते हैं। और वो गलतियां कहाँ होती हैं मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि गलतियां कहाँ होती हैं और कैसे होती हैं। बहुत छोटी गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले इस टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं, टेंस का जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर टेंस का है, किसका है। तो उनको पहचानने के लिए हर एक टेंस की एक पहचान होती है। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों की जो वर्ब होती है, वर्ब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई सा भी टेंस ले लीजिए, वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में आती है। कहीं से भी कोई भी कैसा भी सेंटेंस ले लीजिए, किसी भी टेंस का हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, वर्ब जो होती है हमेशा हिंदी वाक्यों के अंत में आती है। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी वर्ब के अंत में, ध्यान रखना, वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में आता है ता है, ती है, ते है। अभी मैंने देखिए पढ़ता, ये क्रिया है, और मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बबीता, पपीता। यदि मैंने बोल दिया कि मेरा नाम बबीता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बबीता, बबीता क्रिया नहीं है, लेकिन बाद में ता आ रहा है। आप यहाँ कि मेरा नाम बबीता है लिख दिया आपने, तो ता है आ रहा है, लेकिन क्रिया नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहचान कहाँ से होती है, हमेशा क्रिया के अंत में उसकी पहचान होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि पढ़ता, पढ़ना क्रिया है, ना कि बबीता क्रिया, ठीक है। अब इसके जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। और रूल्स क्या होते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और किसी प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, तो उसके साथ हम सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात क्या होती है, यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या किसी सिंगुलर नंबर का है, किसी एक वचन सब्जेक्ट है, तो उसके वर्ब की फॉर्म में हम एस या ईएस लगा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि हम एस कहाँ लगाते हैं और ईएस कहाँ लगाते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे कॉमन पीपल क्या करते हैं कि जहां मन किया एस लगा दिया और जहां मन किया ईएस लगा दिया। मैंने एक से पूछा, भाई कैसे लगाया? कि साहब हमने तो ऐसे लगा दिया, मन कर रहा था, हमारा तुक्का बन गया। यहाँ पर नहीं, तुक्का नहीं बनाना। वहां पर मैंने देखिए यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं कि एस और ईएस कहाँ लगाते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बॉक्स में लिख रहा हूं, कि जिन शब्दों के अंत में ये लेटर्स आते हैं, एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, ये लेटर आने पर, केवल ये वाले लेटर आने पर इनमें हमेशा हम ईएस जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए पास, एस आ रहा तो हमने ईएस जोड़ दिया। एग्जाम्पल टीच, हमने ईएस जोड़ दिया। और जब ये लेटर्स नहीं आते हैं तो हम एस जोड़ते हैं। ध्यान रखना, मेरी बात को गौर से सुनना कि जहां एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस आते हैं वहां हम ईएस जोड़ते हैं, और जहां ये नहीं आते हैं वहां हम केवल एस जोड़ते हैं। जैसे कि रीड, रीड में क्या है, लास्ट लेटर हमारा डी है, इसलिए हमने इसमें एस जोड़ा। अब आपने देखा होगा कहीं वाई में कहीं आई एस जुड़ा होता है और कहीं केवल एस जुड़ा होता है। तो आई एस कहां जुड़ा होता है? जैसे कि वाई है ये, तो इसमें हमने कहीं भी आई एस जोड़ा है। आई एस कहां जोड़ते हैं हम? आई एस हम कहां जोड़ते हैं और
एस कहाँ जोड़ते हैं? तो देखिए सबसे पहले मैं एस को बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले जैसे चलो दोनों को बताता हूँ। पहले हम जैसे कि कैरी, कैरी, हाँ, इसमें हम वाई के इस जगह पर आई एस लिख देते हैं। और मान लो हम लिखते हैं पे, तो उसमें हम केवल एस जोड़ते हैं। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनने वाली बात है कि यदि वाई से पहले हमारा वोवेल दिया हुआ है तब अंत में केवल हम एस लगाएंगे, और यदि वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट इट। समझ गए ना आप लोग? अच्छा है। अब हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। एग्जाम्पल, मीरा पत्र लिखती है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले मीरा, उसके बाद में वर्ब। और दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, वर्ब क्या होती है? लास्ट में होती है लिखती है, राइट। अब क्योंकि सिंगुलर नंबर का है इसलिए इसमें हमने एस या एस लगानी है, तो हमने एस लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि इन लेटर्स में से इसके पीछे कोई नहीं है, इसलिए हमने एस लगाया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर। हाँ, ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव के बाद में हम चलते हैं नेगेटिव्स पर। एफर्मेटिव के बाद में हम नेगेटिव्स बनाएंगे, और नेगेटिव को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस। हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है इसमें, और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू और डस। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। ओके, तो हमारे जितने भी ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, जो प्लूरल वाले होते हैं, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, ही, सी, इट और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर नोट होता है, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वह दरवाजा नहीं खोलती है। वह दरवाजा नहीं खोलती है। तो उदाहरण के लिए हमने बोला वह दरवाजा नहीं, सब्जेक्ट क्या हो गया? सी हो गया। सी के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सी के साथ हमने लिखा ऊपर डज, फिर नॉट, फिर ओपन द डोर। वह दरवाजा नहीं खोलती है। एक बात और है दोस्तों इसमें कि कभी कभी वाक्य में कभी नहीं होता है, और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है? नेवर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम नेवर का यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहां क्या होता है? वहां का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं आपको कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर उसके बाद में हम नेवर लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है? जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अब क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है इसलिए हम इस सेंटेंस को हमेशा पॉजिटिव या अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। सी
नेवर सब्जेक्ट, नेवर वर्ब बोलना, तो झूठ बोलने के लिए इसका यूज होता है टेल का। अब क्योंकि सिंगुलर है तो टेल्स ए लाई। तो दोस्तों ये नेगेटिव रहे। इसके बाद में फिर हम इंटरोगेटिव्स बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप जिसको हम यस या नो टाइप कहते हैं, दूसरा होता है सेकंड टाइप जिनको हम WH टाइप भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? जो हिंदी में सदैव क्या से शुरू होते हैं और अंग्रेजी में सदैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सेकंड टाइप कौन से होते हैं? जो इंग्लिश में सदैव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो दोस्तों इंटरोगेटिव जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। और फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टाइप में हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, लेकिन जब इसका हम इंग्लिश वर्जन करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर दैट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाती हो? बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। दोस्तों देखिए एग्जाम्पल जितना भी आसान होगा, जितना इजी होगा, इतना ही अच्छा समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लाइन का भी लिख सकता हूँ, क्या से शुरू कर सकता हूँ और 2 लाइन का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन नहीं, जितना छोटी तरह से छोटी चीज़ होगी, छोटी सेंटेंस होगा, वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा लिखा कि क्या तुम स्कूल जाती हो। तो ऐसे वाक्यों में फिर हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या आ जाएगा? डू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू है और फिर उसके बाद में वर्ब जाती हो, गो टू स्कूल डेली, एवरी डे, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद में सेकंड टाइप होता है। और सेकंड टाइप मैंने आपको बताया कि सेकंड टाइप कौन से होते हैं? जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे होते हैं और शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब होती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है एंड देन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वह तुम्हें कब बुलाता है? बीच में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो ओपनिंग कहां से होगी? क्वेश्चन वर्ड से होगी, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है? हेल्पिंग वर्ब इज पुट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? वह, सब्जेक्ट वह, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। सब्जेक्ट हो गया हमारा वह, व्हेन डज ही। उसके बाद में बुलाने की अंग्रेजी होती है कॉल यू। एक बात तो मैं आपको बताऊं कि जो वाक्य हमारे हु से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? हु से शुरू होते हैं, तो हम हु को सब्जेक्ट मान लेते हैं। जो वाक्य हमारे हु से शुरू होते हैं, हु को क्या मान लेते हैं? हम सब्जेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट मान करके वाक्य को फिर पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह बना देते हैं। जैसे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? तो सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, लेकिन किससे शुरू हो रहा है? हु से शुरू हो गया। अब हमने क्या बताया कि हु को मान लेते हैं हम सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट मान लिया तो इसका मतलब अभी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है तो पॉजिटिव की श्रेणी में आ रहा है, यदि होता कौन नहीं पढ़ाता तो नेगेटिव की श्रेणी में आता। इसलिए कौन पढ़ाता है तो पॉजिटिव हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद में पॉजिटिव में हमने क्या बताया था? तुरंत वर्ब आती है, तो टीच। हाँ, अब हमें ये देखना है कि ये कितने नंबर का है, सिंगुलर या प्लूरल है। तो पढ़ाता है, इट मीन्स इट इज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसमें ES और जोड़ देंगे, हु टीचेज
यू। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही कम समय में, छोटे समय में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया और मैं समझता हूं कि आपको शायद ये पसंद आए। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं पुनः कहता हूं कि जो फेयर इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा चैनल चल रहा है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहें, और इसको शेयर भी करें। थैंक्स।